जहाँ ह्यूमैनिटी गेमिंग इंडस्ट्री में काफ़ी एडवांस हो गई है और एक ऐसा ही गेम रिलीज होता है जिसके साथ आपको एक नर्व गियर मिलता है, जिसको आप अपने सर में हेलमेट की तरह पहनोगे तो आपकी नर्वस सिस्टम उस हेलमेट से कनेक्ट हो जाएगी और आपकी आत्मा उस वर्चुअल गेम की दुनिया में चली जाएगी और आप इस गेम का मजा एक जगह सोकर भी ले सकते हैं और आपको हिलने की भी कोई जरूरत नहीं है। और इसकी सिर्फ अभी तक 10,000 कॉपी ही रिलीज हुई थी, जो कि मार्केट में आते ही आधे घंटे में सबकी सब बिक गई। और ये रहा हमारा मेन कैरेक्टर, उसी गेम की प्रमोशनल वीडियो देख रहा है और उस गेम के मैनुअल्स को रीड कर रहा है। वैसे आपने नोटिस किया ये पीसी सेटअप कितना मस्त है, 10 लाख से ज्यादा का लगता है। कहानी में वापस आते हैं और जैसे उसकी बहन घर से बाहर जाती है अपने क्लब एक्टिविटीज के लिए, वो अपना नर्व सिस्टम निकालता है और उसे पहन कर एक्टिवेट करता है और ठीक 1 बजे वो अपनी आईडी क्रिएट करता है, प्लेयर नेम किरितो और गेम का नाम है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। और वो फाइनली अपने वर्चुअल रियलिस्टिक गेम की दुनिया में आ जाता है अपने वर्चुअल एवेटार के साथ और उसके साथ बाकी के 10,000 प्लेयर भी लॉग इन कर चुके होते हैं और ये सभी प्लेयर्स गेमिंग टावर के पहले फ्लोर पे होते हैं जिसका नाम होता है टाउन ऑफ बिगिनिंग चैप्टर 1 द वर्ल्ड्स ऑफ स्वॉर्ड। और इधर ये बंदा एक फीमेल प्लेयर को अपने साथ टीम में ज्वाइन होने के लिए प्रपोज करता है। तभी किरितो उस टाउन में भागते हुए कहीं जा रहा होता है, उसको भागते हुए देख एक बंदा उसको बुलाता है और किरितो रुकता भी है। तभी वो बंदा उसे बोलता है तुम ऐसे भाग रहे हो जैसे तुमने इसका बेटा टेस्ट वर्जन में पार्टिसिपेट किया था। तभी किरितो बोलता है कि हाँ, वो बेटा टेस्ट काफी कम लोगों के लिए थी और लकीली मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि यहाँ पे क्या करना है। वो ये सुनकर काफी जलन हुई मुझे, क्योंकि मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है। क्या तुम मुझे गाइड करोगे प्लीज? और हाँ, मेरा नाम है क्लेन। किरितो बोलता है ठीक है, और मेरा प्लेयर नेम है किरितो। फिर हम देखते हैं कि क्लेन एक पिग मॉन्स्टर से लड़ते वक्त जख्मी हो जाता है और किरितो उसको बोलता है तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हें वो मार फील नहीं हो रहा होगा। तभी क्लेन बोलता है अरे हाँ, मुझे तो सच में नहीं फील हो रहा है। किरितो बोलता है तुम्हें अपना इनपुट मोशन अलाइन वे में रिलीज करना होगा, तभी तुम अपने स्वॉर्ड्स के स्किल्स को एक्टिवेट कर पाओगे। और किरितो क्लेन को डेमो भी दिखाता है और बोलता है जब तुम किसी मॉन्स्टर को डैमेज करोगे तो तुम्हारा सिस्टम तुम्हें खुद इंडिकेट कर देगा उसकी एचपी दिखा करके। और किरितो जैसा इंस्ट्रक्ट करता है क्लेन भी वैसा ही करता है। और अब हम देख सकते हैं कि क्लेन को भी उसके पावर्स यूज करने का तरीका पता चल गया है और वो उस मॉन्स्टर पिग को भी डिफीट कर देता है। वेल क्लेन ये देखकर काफी खुश होता है और किरितो उसे कांग्रेस भी करता है। फिर वो दोनों वहीं पूरे दिन प्रैक्टिस करते हैं और फिर शाम हो जाती है। वैसे शाम का नजारा काफी मस्त है ना, और ये दोनों आराम से शाम के नजारे का मजा लेते हैं। और क्लेन बोलता है जिसने भी इस गेम को बनाया होगा वो बहुत ही बड़ा जीनियस होगा, मैं कितना लकी हूँ कि मैं इस एरा में पैदा हुआ हूँ। तभी किरितो बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, लेकिन क्लेन उसे बोलता है तुमने ऑलरेडी ये गेम खेला हुआ है बेटा टेस्टर के थ्रू, पर मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तुम कितने लकी हो। बेटा टेस्टर बनने का मौका सिर्फ 1,000 लोगों को ही मिला था, वैसे तुमने कितना फ्लोर क्लियर किया यहाँ एज अ बेटा टेस्टर। किरितो उसे बोलता है मैं सिर्फ 8th फ्लोर तक ही पहुंच पाया था, लेकिन उसमें ही मुझे 2 महीने लग गए थे, लेकिन अब शायद मैं वहां तक 1 महीने में ही पहुंच जाऊंगा। जिसमें क्लेन बोलता है लगता है तुम्हें ये गेम काफी अच्छा लगा है। तभी किरितो उसे बताता है सच बताओ तो जब मैं ये स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन खेल रहा था एज अ बेटा प्लेयर तो दिन रात बस इसी गेम के बारे में सोचता था, और हम इस दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं बस इस एक स्वॉर्ड के पावर का इस्तेमाल करके। काफी मजेदार है ना, क्यों ना हम और खेले। क्लेन बोलता है मन तो बहुत है पर मुझे काफी भूख लग रही है, और मैंने इस गेम में लॉगिन होने से पहले ही अपना पिज्जा ऑलरेडी स्केड्यूल कर दिया था डिलीवर होने के लिए शाम के 5:30 बजे, तो मुझे जाना होगा। जिसमें किरितो बोलता है कि हाँ जाओ तुम मजे करो, काफी वेल प्रिपेयर्ड हो। क्लैन बोलता है वैसे मैं कोशिश करूंगा तुरंत पिज्जा खा करके वापस लॉगिन करने का। फिर क्लैन किरितो को बाय करता है और लॉग आउट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर मेन्यू में लॉग आउट ऑप्शन होता नहीं है। किरितो बोलता है तुम अच्छे से देखो, और किरितो खुद भी चेक करता है लेकिन उसके मेन्यू में लॉग आउट का बटन नहीं होता है। तभी दोनों घबरा जाते हैं, सोचते कहीं ये कोई बग तो नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट डे ही है अभी इस गेम का। लेकिन तभी टावर से घंटी बजती है और सारे प्लेयर्स टावर की लॉबी में समन होते हैं। काफी कंफ्यूजन का माहौल होता है। उसी वक्त लॉबी के ऊपर एक वार्निंग अलर्ट आता है और उस वार्निंग अलर्ट के सिर से पूरा लॉबी कवर हो जाता है। और तभी आता है गेम मास्टर और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम कायाबा आकेहिको है और इस वक्त ये गेम की दुनिया मेरे कंट्रोल में है। ये सुनकर सभी प्लेयर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर गेम मास्टर कंटिन्यू करके बोलता है तुम सबको अपने मेन्यू ऑप्शन में लॉग आउट बटन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये गेम का कोई माल फंक्शन नहीं है, ये मैंने किया है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई माल फंक्शन नहीं है, ये इस गेम का एक फीचर है और तुम इस गेम से लॉग आउट नहीं कर सकते। और असली दुनिया से भी तुम्हें कोई लॉग आउट करने की कोशिश करेगा या फिर तुम्हारे नर्व गियर सिस्टम से किसी ने छेड़छाड़ की तो तुम उसी वक्त मारे जाओगे, उस दुनिया में भी और इस गेम की दुनिया में भी। और ये सुनकर के काफी सारे प्लेयर्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ लोग घबरा भी जाते हैं। और क्लेन किरितो को बोलता है तुम्हें सच में लगता है कि नर्व गियर हमें मार सकता है? किरितो बोलता है कि हाँ जरूर, क्योंकि नर्व गियर हमारे दिमाग से नर्वस सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है
और नर्व गियर हमेशा माइक्रोवेव रिलीज करता है हमारे दिमाग से कनेक्टेड रहने के लिए। और अगर नर्व गियर ने हाई लेवल का माइक्रोवेव रिलीज किया, हमारा दिमाग उसी वक्त फ्राई हो सकता है। लेकिन क्लेन बोलता है क्या हो अगर उस दुनिया में लोग उसकी पावर सप्लाई कट कर दे तो तब तो हम बच जाएंगे ना। लेकिन किरीतो बोलता है नहीं, नर्व गियर के पास खुद की इंटरनल बैटरी भी है, जिसके से अगर किसी ने पावर सप्लाई कट करने की कोशिश की तो उसी वक्त हमारे ब्रेन को डैमेज करके हमें मार सकता है। तभी गेम मास्टर कंटिन्यू करके बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली मेरी ये वार्निंग रियल वर्ल्ड में काफी लोगों ने इग्नोर की और उस नर्व सिस्टम को निकालने की कोशिश की, जिसकी वजह से 213 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। यानी कि 10,000 में से 213 प्लेयर्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं गेम से। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 213 लोगों के मरने के बाद ये न्यूज़ काफी हेडलाइन में गई, जिसकी वजह से अब तुम्हारे फैमिली मेंबर्स अब तुम्हारे नर्व गियर को नहीं निकालेंगे और तुम आराम से ये गेम कंटिन्यू कर सकते हो। और जब तुम सारे लेवल क्लियर कर लोगे तो इस दुनिया से जा सकते हो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, इस गेम में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है। अगर तुम्हारी सारी एचपी खत्म हो गई तो तुम वापस जिंदा नहीं हो सकते, तुम मर जाओगे इस दुनिया में भी और रियल वर्ल्ड में भी। और गेम मास्टर बताता है कि अभी तुम सब फ्लोर 1 पे हो और तुम्हें सारे फ्लोर पर जा करके वहाँ के बॉस मॉन्स्टर को मारना होगा और तुम्हें सेम प्रोसेस 100th फ्लोर तक करना है। और जब तुम 100th फ्लोर के मॉन्स्टर को मार दोगे तभी तुम इस दुनिया से बाहर जा सकते हो। और फिर गेम मास्टर उन्हें बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी रखा है, तुम अपनी इन्वेंट्री चेक करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्वेंट्री में एक मिरर होता है, उसे रिट्रीव करने के बाद सभी लोग अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाते हैं जो कि वो रियल वर्ल्ड में थे। और उनमें से कुछ लोग तो इम्पर्सोनेट भी कर रहे थे रियल वर्ल्ड में मेल और यहाँ पे एवेटार फीमेल का चूज करके, जो कि देखने में काफी कॉमिकल और मजेदार भी होता है। और फिर फाइनली गेम मास्टर अपने इंटेंशंस को बताता है कि उसने ये गेम क्यों क्रिएट किया। उसे अपनी ऐसी दुनिया बनानी थी जहाँ वो लोगों को ऑब्जर्व कर सके, उनकी लाइफ देख सके और उसको एक भगवान वाली फीलिंग आ सके। और उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी, उसने सक्सेसफुली ऐसा गेम बना लिया था। और ये देखकर किरीतो को बहुत गुस्सा आता है और इसी तरह गेम मास्टर वहाँ सभी प्लेयर्स को गुड लक कह करके वहाँ से चला जाता है। और यहाँ सभी प्लेयर्स पैनिक करने लगते हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं होता कि ये सब हुआ क्या। लेकिन किरीतो उसे सब समझ में आता है क्योंकि उसने कायाबा आकी को, जिसने इस गेम को बनाया है, जो कि इस गेम का डेवलपर है, उसके सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े थे और वो उसे काफी एडमायर भी करता था। लेकिन अब किरीतो किसी तरह गेम कंप्लीट करके यहाँ से निकलना चाहता है। तभी वो क्लेन को अपने साथ लेकर के जाता है और अपना प्लान बताता है कि कैसे वो लोग इस गेम को क्लियर करके तुरंत यहाँ से निकल सकते हैं। क्योंकि किरीतो ने ऑलरेडी इस गेम को एज अ बेटा प्लेयर खेला हुआ था, तो उसे थोड़ा बहुत रफली आइडिया था कि इस गेम को उसे कैसे आगे प्ले आउट करना है और उसे कहाँ कौन से रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिसकी वजह से वो यहाँ से निकल सकता है। लेकिन क्लेन उसे बोलता है कि मैं यहाँ अकेले नहीं आया था, मेरे और भी दोस्त थे जो कि इस वक्त लॉबी में है ना। तभी किरीतो मुंह नीचे करके कुछ सोचने लगता है और क्लेन उसे बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा अपने साथ ज्वाइन करने के लिए। तभी किरीतो उसे ओके बोल करके वहां से जाता है। लेकिन क्लेन उसे बुलाता है, बोलता है किरीतो तुम इस फेस में काफी अच्छे लगते, तुम्हारे अवतार से भी बेटर है। और किरीतो भी बोलता है कि हाँ तुम भी इस फेस में काफी अच्छे हो, सूट करता है तुम्हें, तुम्हारा फेस अवतार से काफी बेटर है। और फिर किरीतो उसे बाय बोल के जा ही रहा होता है, लेकिन वो पीछे मुड़ करके देखता है तो क्लेन ऑलरेडी जा चुका होता है। और ये देख करके किरीतो को काफी दुख होता है क्योंकि किरीतो उन्हीं लोगों में से है जिनके पास सिर्फ एक ही या दो दोस्त होते हैं, लेकिन जो उनके दोस्त होते हैं उनके पास काफी सारे दोस्त होते हैं। इसका प्रायोरिटी मैटर। लेकिन किरीतो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि अब उसे सोलो ही आगे बढ़ना होगा और इस गेम में सरवाइव करना होगा। और तभी किरीतो अपना मुंह नीचे करके उस विलेज से बाहर जाने की ओर भागता है। और जब वो किसी गार्डन या फार्म साइड या रोड साइड एरिया में पहुंचता है तो वहाँ एक फॉक्स मॉन्स्टर उसे दिखता है और उसी वक्त किरीतो अपना स्वॉर्ड स्किल एक्टिवेट करता है और उस फॉक्स को मार देता है। चैप्टर 2 बेटर। अब गेम को शुरू हुए 2 महीने हो चुके थे और अभी तक किसी ने फर्स्ट फ्लोर को क्लियर भी नहीं किया था। और किरीतो भी वहीं खड़ा होता है क्योंकि आज सब लोग मीटिंग के लिए इकट्ठा हो रहे होते हैं ताकि वो लोग किस तरह फर्स्ट फ्लोर के बॉस को मार सके ये डिस्कस करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि एक अरीना में बाकी सब लोग बैठे हुए हैं जहाँ पे किरीतो भी बैठा हुआ है और वहाँ पे एक दाइबल नाम का बंदा उन सबको लीड कर रहा है और डिस्कस कर रहा है कि किस तरह हम फर्स्ट फ्लोर वाले बॉस को मार सकते हैं। जिसमें दाइबल सबसे पहले वो लोग को बोलता है कि पहले तो आप लोग अपनी एक पार्टी फॉर्म कर लें, 2 के ग्रुप में या फिर 2 से ज़्यादा के ग्रुप में, ताकि जब आप मॉन्स्टर से लड़ रहे हो तो आपको उसे मारने में आसानी हो और आपको इसके वजह से ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। लोग ये बात सुनकर पहले तो उसके लिए कायदे हो जाते हैं, फिर एक दूसरे के पार्टी मेंबर ज्वाइन करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किरीतो अकेला बैठा हुआ होता है और बाकी सब लोग अपना पार्टी मेंबर बनना स्टार्ट कर चुके होते हैं। तभी किरीतो अपने पास देखता है कि एक और बंदा उसके सामने बैठा हुआ है, उसके साथ में, उसके पास में, बट वो किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर रहा है, यानी किसी से पार्टी मेंबर नहीं कर रहा है। तो फिर किरीतो चुपके से उसके पास जाता है, बोलता है क्या तुम्हारे यहाँ कोई दोस्त नहीं है? तो फिर वो फीमेल प्लेयर बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैंने हमेशा से सोलो प्लेइंग ही किया हुआ है, इसकी वजह से मुझे नहीं पता कि मैं
हीरो से पार्टी मेंबर के लिए कैसे अप्रोच करूं, और देखने से लगता है कि सब लोग पहले से ही दोस्त हैं। उसमें किरुतो बोलता है कि क्यों ना हम दोनों पार्टी मेंबर फॉर्म करें, क्योंकि मैं भी यहाँ पे किसी को नहीं जानता। फिर दोनों पार्टी मेंबर फॉर्म करने के लिए एग्री करते हैं। एंड देन किरुतो देखता है कि जो फीमेल प्लेयर है उसका नाम है आसुना। फिर पार्टी मेंबर दोनों फॉर्म कर लेते हैं। फिर सभी लोग आराम से बैठे होते सामने। तभी एक बंदा आता है, उस जगह को डिस्टर्ब करता है और बोलता है वहाँ पे कि ये सब तो ठीक है, पर सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए और हम जैसे नॉर्मल प्लेयर्स को कुछ कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि वो हैं एक एक्स बेटा प्लेयर जिन्हें इस गेम के बारे में पहले से ही पता है कि यहाँ क्या क्या होने वाला है और कौन सा मॉन्स्टर किस फॉर्मेशन में अटैक करता है। और जस्ट बिकॉज उन्होंने ये पहले हमें शेयर नहीं किया है तो काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं इन 2 महीनों में। ये बात सुनने के बाद काफ़ी सारे लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और किरीतो भी अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि वो भी एक एक्स बेटा प्लेयर है। तभी एक बंदा उठ के खड़ा होकर उसके सामने आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। बोलता है, सुनो, अगर तुम्हें पता नहीं है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक गाइड बुक मिला हुआ है हमारे इंटरनल आइटम स्टोरेज में, जो कि एक एक्स बेटा प्लेयर ने ही हम सबको दिया हुआ है। क्या तुमने वो किताब पढ़ी है? वो सामने से बोलता है कि नहीं। हीरो सबको बोलता है कि हमारे पास किताब होने के बावजूद हम उसे पढ़े नहीं, और जब कोई मारा जा रहा है तो हम उसे किसी एक्स बेटा प्लेयर पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। वेल, ये बात सुन करके काफ़ी सारे लोग शांत हो जाते हैं एंड किरीतो को भी थोड़ी सी राहत मिलती है। फिर उसके बाद डायबल कंटिन्यू करता है और सबको बताता है कि हम कल सुबह निकलेंगे मॉन्स्टर को मारने के लिए, और उसे पता होता है कि मॉन्स्टर कहाँ पे होगा, इस वक्त कौन से रूम में होगा। तो सभी लोग ये प्लान अभी बना लेते हैं और बोलते हैं कि आज शाम को हम अच्छे से खा पी लेंगे, फिर उसके बाद हम कल सुबह सवेरे सवेरे निकलेंगे मॉन्स्टर को मारने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है, सब लोग अपना खाना पीना खा रहे होते हैं और यहाँ पे किरीतो और आसुना साथ में बैठ करके ब्रेड खा रहे होते हैं। इसमें आसुना उसको बोलती है, क्या तुम्हें ये ब्रेड अच्छा लगता है? किरीतो बोलता है, वेल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसी ब्रेड को हर रोज़ खाता ताकि एटलीस्ट मुझे कोई एनर्जी तो मिले। फिर किरीतो वहाँ पे कुछ रखता है और आसुना को बोलता है, तुम इसका इस्तेमाल करो, तुम्हें ब्रेड खाने में थोड़ी सी आसानी होगी। फिर आसुना उस आइटम के ऊपर टच करती है जिसकी वजह से एक रोशनी उसके फिंगर टिप पे आती है, और जब वो ब्रेड पे लगाती है तो क्रीम निकलता है। देन फिर किरीतो भी अपने ब्रेड पे क्रीम लगाता है और वो दोनों खाते हैं। और फिर किरीतो उसको बोलता है कि तुम सोलो प्लेयर पहले से ही हो, किसी के साथ तुमने पार्टी फॉर्म नहीं किया अभी तक? आसुना बोलते कि नहीं, मैंने किसी साथ भी पार्टी फॉर्म नहीं किया। फिर किरीतो उसको बोलता है कि ठीक है, ओके, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है पार्टी मेंबर में, तो ये ध्यान रखना प्लीज़, मरना नहीं, क्योंकि फिर मैं उसको रिस्पॉन्सिबल समझूंगा खुद के। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और सभी लोग निकल गए होते हैं उस रूम की तरफ जहाँ पे मॉन्स्टर उन्हें मिलेगा, और सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, प्लान बना रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि आसुना और किरीतो सबसे पीछे चल रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, जिसमें किरीतो पूछता है कि तुम्हें स्विच करना तो आता है ना एज अ पार्टी मेंबर? आसुना बोलती है नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मेंबर हूँ। किरीतो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग मॉन्स्टर के रूम में घुस चुके होते हैं मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए, और वो मॉन्स्टर भी एक्टिवेट हो जाता है और अपने मिनियंस को समन करता है। और फिर मॉन्स्टर और उसके मिनियंस रेडी होते हैं इन सारे प्लेयर से लड़ने के लिए। और फिर हम देख रहे होते हैं कि सारे प्लेयर काफ़ी स्ट्रेटेजिक वे में उस मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे होते हैं और उस मॉन्स्टर को थोड़ा थका भी देते हैं। लेकिन मॉन्स्टर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो अपने जो पुराने वेपन्स होते हैं उन्हें फेंकता है और पीछे से एक नया वेपन निकालता है जो क्या, और उसका ध्यान जाता है मॉन्स्टर पे। अभी वो डायबल को रोकने की भी कोशिश करता है कि इसने फॉर्मेशन चेंज किया, लेकिन डायबल रुकता नहीं, वो मॉन्स्टर पर अटैक करता है। और जिसके वजह से डायबल मारा जाता है। वेल, फिर किरीतो जाता है डायबल को बचाने के लिए, उसे देता है पोशन देने की कोशिश करता है, पर डायबल मना कर देता है और उसे बोलता है तो तुम भी एक एक्स बेटा प्लेयर ही हो, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन प्लीज़ ध्यान रखना कि तुम इस मॉन्स्टर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, और तुम्हें ये पोशन मुझे देने की जरूरत नहीं है। और उसी के बाद वो मर जाता है। और फिर उसके बाद किरीतो लेट करता है वहाँ पे कि मॉन्स्टर को कैसे मारना है। किरीतो और आसुना दोनों साथ में अच्छे फॉर्मेशन के थ्रू उस मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, बट वो काफ़ी नहीं था। किरीतो इंजर्ड हो जाता है मॉन्स्टर के द्वारा, लेकिन हमारा जो जाइंट प्लेयर है वो आता है और वो उस मॉन्स्टर से थोड़ी देर की लड़ाई करता है ताकि आसुना और किरीतो रिकवर हो सके। फिर जैसे ही किरीतो रिकवर होता है वो जाता है मॉन्स्टर को मारने के लिए और मॉन्स्टर पे काफ़ी फॉर्मेटिक वे में अटैक करके उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है, और किरीतो ही फाइनल ब्लो देता है, तो उसके लिए उसको रेयर आइटम भी मिलता है। वेल, मॉन्स्टर को हराने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी रिमेंबर जिसने पहले आकर के फुट डालने की कोशिश की थी कि हमें एक्स बेटर प्लेयर से कंपनसेशन चाहिए, वो फिर किरीतो को पॉइंट आउट करता है कि तुमने डायबल को बचाया क्यों नहीं, तुम भी तो एक एक्स बेटा प्लेयर ही हो ना, तुम्हारे वजह से अगर तुमने फॉर्मेशन बता दिया होता तो शायद वो बच सकता था, शायद हम और अच्छे से फॉर्मेशन बना करके उस मॉन्स्टर को हरा सकते थे। लेकिन सच बात तो ये कि किरीतो को भी नहीं पता था कि मॉन्स्टर इस तरीके से फॉर्मेशन चेंज करने वाला है। लेकिन आसपास के सारे लोग किरीतो को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम एक्स बेटा प्लेयर होने के बावजूद तुमने हमें नहीं बताया,
फिर लोग वहाँ पे आपस में एक दूसरे को देखने लगते कि यहाँ पे और कौन नेक्स्ट बेटा प्लेयर है जो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। और अब किरीतो के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई थी, लेकिन किरीतो खुद को प्रिपेयर करता है और फिर हंसने लगता है। हंसते हंसते वो सबके सामने और बीचों बीच आकर खड़ा होता है और बोलता है, देखो तुम मुझे उन एक्स बेटा प्लेयर से कंपेयर करने की कोशिश मत करो। और वैसे भी वो एक्स बेटा प्लेयर्स एक लेवल भी पार नहीं कर पाए थे जब हम लोग उस सेशन को अटेंड कर रहे थे, और तुम लोग तो उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो अभी। लेकिन मैं वहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग था क्योंकि मैंने उन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल तक क्लियर किया था उन टेस्टिंग के टाइम पे, तो मुझे उनसे कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वहाँ पे लोग जो थे ये सुन रहे कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। फिर किरीतो से बताता है कि जब तुम किसी प्लेयर को देखते हो अच्छे से तो उसकी एचपी के नीचे उसका नाम लिखा होता है, और तुम गौर से देखो तो तुम्हारा ध्यान जाएगा वहाँ पे। फिर आसुना ट्राई करती है तो हाँ उसे भी दिखाई देता है और बोलती है, क्या तुम्हारा नाम किरीतो है? वो बोलता है हाँ। और फिर किरीतो उस पार्टी फॉर्मेशन को रिजॉल्व कर देता है और सेकंड फ्लोर पे चले जाता है नए मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, और बाकी सब लोग वहीं पे खड़े रहते हैं क्योंकि वो काफ़ी शौक में रहते हैं कि किरीतो ऐसा इस तरीके से बिहेव करेगा। उन्हें ये आइडिया बिल्कुल नहीं था। 6 से 7 महीने हो चुके हैं जहाँ किरीतो अपने न्यूटी मेंबर्स के साथ ग्रास होपर मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है, जहाँ फिर वो ग्रास होपर मॉन्स्टर को हरा करके उसकी एक्सपी और उससे जो रिवॉर्ड मिलते हैं वो ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस टीम का लीडर और किरीतो वहाँ पे खुले आसमान में आराम कर रहे होते हैं, जहाँ जो लीडर जो होता है वो पेपर पढ़ रहा होता है कि इनसे ऊपर वाली जो टीम है वो 28 फ्लोर पे है और वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो किरीतो की टीम है वो फिलहाल अभी फ्लोर 20 पे ही है। और फिर लीडर किरीतो से पूछता है, तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि वो हमसे ऊपर क्यों है और हम उनसे इतने कम फ्लोर पे क्यों हैं? किरीतो बोलता है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन हमसे ज़्यादा होगी और उन्हें पता है कि अपना एक्सपी कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है। लेकिन जो लीडर होता है वो बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात भी ठीक है टेक्निकली, पर मुझे लगता है उनके पास विल पावर हमसे ज़्यादा है। उसके बाद हम देखते हैं कि लीडर के साथ उनके बाकी मेंबर मस्ती कर रहे होते हैं और किरीतो लीडर को अच्छे से देख रहा होता है। और फिर जब वो नीचे देखता है तो हमें देखने को मिलता है किरीतो का लेवल जो कि होता है 48। उसके बाद हम देखते हैं कि किरीतो और उसके बाकी के टीम मेंबर्स एक कमरे में होते हैं जहाँ लीडर बताता है कि उनके पास फिलहाल अभी 2 लाख कॉइन है, जिनमें वो डिस्कस करते हैं कि अब इन 2 लाख कॉइन से क्या क्या खरीदे। जिसमें लीडर बोलता है कि हम क्यों ना साची के लिए एक नया गियर सूट ले ताकि वो अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि उसे आखिरकार फ्लड लाइन में भी कभी लड़ाई करनी होगी जहाँ उसे एक अच्छे खासा शील्ड और अच्छे खासे स्वॉर्ड की जरूरत पड़ेगी। फिर साची बोलते हैं कि नहीं 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 मुझे कोई नए इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर उसके बाकी मेंबर्स बोलते हैं कब तक किरीतो तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहेगा, तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए ना। फिर साची किरीतो को सॉरी बोलते हैं, लेकिन किरीतो बोलता है कि नहीं 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 कोई बात नहीं है। फिर लीडर और इन मेंबर्स का थोड़ी कुछ बातें होती है। फिर हम देखते हैं 2 महीने बाद किरीतो कहीं जा रहा होता है मिडनाइट में, और फिर वो वहाँ पे क्लेन से मिलता है और क्लेन उसे थोड़ी रीडिंग करने या हाई हेलो करने की कोशिश करता है, पर किरीतो उसके ज़्यादा बात किए बिना वहाँ से चला जाता है। और फिर किरीतो आगे जा ही रहा होता है कि उसको सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है कि उसके लीडर ने एक मैसेज भेजा है कि साची जो है वो घर से गायब है और कहीं मिल भी नहीं रही है, तो अगर किसी को मिले तो प्लीज़ जल्दी जल्दी इन्फॉर्म करे। फिर किरीतो साची को ढूंढने लग जाता है। फिर देखता है कि वो एक अंडर ब्रिज के नीचे डरी सेमी बैठी हुई है। फिर किरीतो उससे बात करने की कोशिश होता है, क्या हुआ तुम घर छोड़ के क्यों भाग लियो? जहाँ पे साची बोलते हैं कि क्या अब हम यहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा अब यहाँ रहने का, क्यों ना हम दोनों यहाँ से भाग चले, इस गेम से भाग चले। फिर किरीतो बोलता है तुम चाहते हो कि हम दोनों डबल सुसाइड कर ले? फिर साची बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं, अगर मरना ही होता तो अब तक मैं मर गई होती, लेकिन मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा। वो बताती है कि उसे मरने से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। फिर किरीतो बोलता है टेंशन मत लो, मैं हूं ना, हम सब यहाँ से एक दिन जरूर ये गेम क्लियर करके निकलेंगे और वो भी जिंदा। इसमें साची को थोड़ा होप मिलता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि किरीतो उसकी काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक तरीके से उसकी मदद करने की कोशिश भी कर रहा होता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लीडर कहीं जा रहा होता है, वो सबके लिए घर खरीदने जा रहा होता है ताकि सब लोग के लिए एक अपना अलग अलग रूम मिले ताकि वो लोग अच्छे से रह सके। फिर बाकी के जो टीम मेंबर्स होते हैं वो किरीतो के साथ जाते हैं एक मॉन्स्टर रूम में ताकि वो कुछ फ्लोर को क्लियर करके कुछ रिवॉर्ड्स ले सके। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ट्रेजर बॉक्स रखा होता है। एक मेंबर जाता है उसे खोलने के लिए, और जब वो खोलता है तो वो एक ट्रैप होता है, वहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और फिर ये सारे मेंबर्स और किरीतो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं उस मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। लेकिन हमें देखने के मिलता है कि किरीतो के अलावा बाकी सब मेंबर्स एक एक करके मारे जा रहे हैं। लेकिन किरीतो को जो सबसे ज़्यादा हर्ट करता है वो होता ही है साची की मौत। जब साची मर रही होती है मॉन्स्टर के द्वारा तो वो कुछ साइलेंटली बोलती है जो किरीतो सुन नहीं पाता है, लेकिन किरीतो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है, लेकिन वो उस जगह क्लियर कर लेता है, सारे मॉन्स्टर को मार देता है। और फिर वो जाकर के लीडर से मिलता है और लीडर को जब इन्फॉर्म करता है कि सारे मेंबर्स मारे गए तो लीडर खुद को संभाल नहीं पाता है और वो वहीं पे नीचे कूद के मर जाता है। और यहाँ पे किरीतो खुद को ब्लेम कर रहा होता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। काश इसने पहले सबको इन्फॉर्मेशन बताई होती कि इसका लेवल ज़्यादा है सबसे, काश ये लोग को पहले बता पाता कि शायद वहाँ पे कुछ हो सकता, तो शायद ये लोग एक बेटर स्ट्रेटेजी बना करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब कुछ हो चुका होता है, लेकिन किरीतो को आगे बढ़ना होता है। फिर हम देखते हैं कि एक पार्टी आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं जिसमें से एक फीमेल कैरेक्टर वहाँ पर उनसे झगड़ करके वहाँ से चली जाती है
और फिर हम देखते हैं इस चैप्टर का नाम है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। इसके बाद हम देखते हैं जो फीमेल कैरेक्टर अपने पार्टी से झगड़ करके बाहर निकली थी, वो यहाँ जंगल में फंसी है और बियर्स से लड़ाई हो रही है उसकी, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो एक बीस्ट पेट रहता है वो मारा जाता है उसको बचाने के चक्कर में। और पर फिर वो देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि अब ये बियर से कैसे बचे वो। और जब उसे लगता है कि वो मरने ही वाली होती है, तब आ जाता है वहाँ पे किरितो उसे बचाने के लिए और वो उन सारे बियर्स को मार देता है। फिर किरितो सिलिका से मिलता है, दोनों आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सिलिका भी जो उसका जो बीस्ट मरा था उसके दुख में रहती है। फिर किरितो उसको देखता है कि वो काफ़ी सैड है, उससे पूछता है तो वो बताती है कि मेरा जो पेट था पीने वो मर चुका है, अब इसकी सिर्फ ये पर ही मेरे पास है। तो किरितो उसको बोलते हैं चेक करने के लिए कि ये पर कौन सा आइटम है। जब वो चेक करती है तो पता चलता है कि ये पीने का हार्ट है। फिर किरितो उसे बताता है कि फ्लोर 47 पे एक ऐसी मेमोरी गार्डन है जहाँ पे अगर तुम इसके पर को लेके जाओगी और वहाँ पे एक फूल खिलेगा, बस उस खिले हुए फूल का पानी लेकर के इस पर डालना है और तुम्हारा पीने वापस से जिंदा हो सकता है। तो फिर सिलिका उसको बोलते थैंक यू बताने के लिए, मैं जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तो 47 फ्लोर और अभी हम 35 फ्लोर पे हैं और मैं भी उतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं कि वहाँ पर मैं जा पाऊँ। फिर तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं मदद करता हूँ क्योंकि मेरा घर 47 फ्लोर पे ही है, मैं तो बस यहाँ खाली टहलने ही आया था। फिर सिलिका उसको बोलते कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। फिर तो बोलता है कि एक्चुअली तुम हंसना नहीं, बता रहा हो तुम्हें कि मेरे को मेरी बहन जैसी दिखती है, इसकी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। सिलिका सुन के थोड़ी हंसने लगती है, पर हाँ फिर चुप हो जाती है। फिर बाद में लोग दोनों जाते हैं मार्केट की तरफ जहाँ घूम रहे होते हैं। तो फिर सिलिका को उसके पास कोई आता है अपने पार्टी मेंबर में ज्वाइन होने के लिए, लेकिन सिलिका वो लोग को मना कर देती है। फिर वो किरितो के साथ आगे बढ़ रही होती है कि सिलिका के पुराने जो पार्टी मेंबर्स थे वो आकर के किरितो से मिलते हैं और उसे टीज करते कि कहीं तुम्हें इसने सेड्यूस तो नहीं किया जिस वजह से तुम इसके साथ हो अभी। वेल सिलिका और किरितो उसके ऊपर तो ध्यान नहीं देते और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर किरितो और सिलिका एक में बैठ के खाना खा रहे होते हैं जहाँ लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो प्लेयर किसी इंसान को मारता है तो उसके ऊपर जो एक ग्रीन कलर का टैब होता है वो ऑरेंज हो जाता है, और फिर जो बहुत सारे इंसानों को मारा होता है एंड बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को मारा होता है उसके ऊपर का जो ग्रीन टैग होता है वो रेड हो जाता है। और फिर वही आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि आजकल वहाँ पे गेम के अंदर काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो ह्यूमन प्लेयर्स को मार रहे हैं, भले ही मॉन्स्टर प्लेयर्स को मारने के बजाय, और उनसे वो पॉइंट कलेक्ट करते हैं, उन्हें लूटते हैं और फिर उन्हें वहीं मार के छोड़ देते हैं। फिर बाद में जब लोगों का खाना हो जाता है तो फिर ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि सिलिका अभी भी किरितो के बारे में सोच रही होती है कि शायद उससे बात करनी थी। तभी किरितो दरवाजा ठुकराता है, तो सिलिका जाती है दरवाजा खोलने के लिए, फिर उसे याद आता है कि वो कुछ भूल रही है। फिर देन हम देखते हैं कि किरितो और सिलिका हाँ एक रूम में बैठे हुए कुछ बातें कर रहे हैं, जहाँ किरितो उसको बता रहा है कि उसे मेमोरी हिल्स में कैसे जाना है, वहाँ की पूरे मैप्स बता रहा होता है वो भी होलोग्राम के थ्रू। वही लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं तो किरितो को फील होता है कि कोई तो दरवाजे में कान लगा के सुन रहा है। तो किरितो तुरंत जाता है, दरवाजा खोलता है और देखता है कुछ लोग भागे रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद फिर वो वापस अंदर आ जाता है। फिर सिलिका उसको बोलती है कि तुम्हें तो सुनाई दे दिया, जब बिना नॉक किए तो किसी को सुनाई नहीं देता है। फिर तो उसको बताता है कि मेरी स्किल्स थोड़ी हाई है सुनने में, इसकी वजह से मुझे सुनाई दिया। फिर सिलिका उससे इम्प्रेस हो जाते कि हाँ सही तो है यार, हाई लेवल का बंदा है ये तो। फिर अगले ये लोग दोनों जाते हैं वही हेल्स गार्डन में ताकि वो फ्लावर को ले सके, लेकिन जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होता है वहाँ का, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होता है वहाँ का। और देखती है सिलिका के आसपास कपल सी है जहाँ पे उसे थोड़ा सा एम्बरेसमेंट फील होता है क्योंकि सर किरितो होता है क्योंकि किरितो ने उसको अपने लिटिल सिस्टर की तरह बताया था। तो फिर किरितो और सिलिका वहाँ से आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको फुल नहीं मिलने वाला था, उनको फुल मिलेगा हिल्स मेमोरीज में। फिर लोग जब आगे ही बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिलते हैं, इनसे वो लड़ाई करते हैं और किरितो और सिलिका आपस में किरितो की बहन के बारे में बातें करते हुए जाते हैं। फिर जब वो लोग हिल्स मेमोरी के पास पहुंच जाते हैं तो सिलिका वहाँ पे जाके फुल रिट्रीव कर लेती है। फुल रिट्रीव करने के बाद किरितो उससे बोलता है कि क्यों ना हम पीने को रिट्रीव करें, जब हम वापस से 35 पे चले 35 फ्लोर पे जा करके रिट्रीव करें, क्योंकि यहाँ पे हमें भी और मॉन्स्टर मिल सकते हैं और हो सकता है कि हमें वापस से पीने को खोना पड़े। तो हम उसे 35 फ्लोर पे वापस से रूम में जाके रिट्रीव करते हैं। फिलहाल के लिए तुम ये फुल को अपने आइटम स्टोरेज में रख लो। फिर आइटम स्टोरेज में रखने के बाद लोग दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं कि किरितो को कुछ फील होता है कि यहाँ पे कुछ लोग छुपे हुए हैं। तो किरितो बोलता है जितने भी लोग छुपे हो प्लीज सामने आ जाओ क्योंकि मुझे पता है। तभी हम देखते हैं जो सिलिका के पार्टी मेंबर्स होते हैं उनमें से एक जो चेहरा होता है लीडर का वो सामने आती है। वो बोलती है वाह तुम्हारे तो स्किल्स काफ़ी आए हैं जो तुमने हमें पहचान लिया कि हम यहाँ पे छुपे हुए हैं। फिर बाद में किरितो उसे बताता है। फिर बाद में वो पार्टी मेंबर रोजेलिया उसको बोलती है अगर सिलिका ने काफ़ी ज़्यादा तुम्हें सेड्यूस किया है तभी जाके तुम उसके साथ इतनी उसकी हेल्प करके दे रहे हो। लेकिन किरितो उससे बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी तलाश कर रहा हूँ क्योंकि आज से 10 दिन पहले फ्लोर नंबर 42 पे मैंने देखा था कि एक पार्टी मेंबर्स के सारे मेंबर्स मारे गए थे, किसी ने उन्हें लूटा था और मारने वाले कोई दूसरे प्लेयर्स ही थे। ऑरेंज प्लेयर कहा जाता है उन्हें जो इंसानों को मारते हैं, और वो पूरे चौराहे पे लोगों से भीख मांग रहा था मदद की कि जाओ कोई उन प्लेयर्स को पकड़ो जेल में डालो ताकि वो दूसरे प्लेयर्स को ना मारे। अब फिर तो बोलता कि मैं शर्मानी चाहिए, वो बंदा अपने मेंबर्स को खोने के बाद भी
मैं मारने के लिए नहीं बोल रहा था, तो मैं सिर्फ जेल में डालने के लिए बोल रहा था ताकि बाकी लोगों को तकलीफ ना हो। फिर रोजेलिया बोलती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, हमें बस लूटने से मतलब होता, और वैसे भी उन मेंबर्स के पास हमें कुछ ज़्यादा खास पैसे मिले भी नहीं थे। फिर किरीतो उससे बोलता है कि देखो तुम खुद ही सरेंडर कर दो, जेल में चले जाओ, ज़्यादा यहाँ पे मैच क्रिएट नहीं करते हैं। फिर रोजेलिया से बोलती है मैच, वेल तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम अकेले हम सबको मार सकते हो? तभी पेड़ से बहुत सारे लोग सामने आते हैं। वेल किरीतो अपना तलवार जब निकालता है, वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि ये तो ब्लैक स्वॉर्ड मैन है, जो सोलो ही बहुत सारे लोगों को मारने की ताकत रखता है। लेकिन फिर रोजेलिया बोलती है अगर इतने ताकतवर है तो ये 35 फ्लोर पे क्या कर रहा था, इसे तो और ऊपर वाले फ्लोर पे होना चाहिए। तो फिर बाकी के लोग क्रीतो पे हमला कर देते हैं, लेकिन क्रीतो कुछ नहीं करता, वो एक ही जगह पे खड़ा होता है। अब वो साले उस पर हमला कर रहे होते हैं। तो फिर हमें देखने को मिलता है कि सिलिका उसकी मदद करना चाहती है पर कर नहीं पाती, लेकिन सिलिका की नज़र क्रीतो के एचपी पे जाती है और देखती कि क्रीतो की एचपी जो होती है वो कम नहीं हो रही होती, वो उल्टा डैमेज खाने के बाद वापस से रिवाइव हो रही होती है। तो उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर क्रीतो उन लोग को बोलता है कि तुम मुझे दिन भर भी मारो और मैं यहीं खड़ा रहूँगा, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही हाई लेवल पे हूँ। मेरा लेवल है फिलहाल 78, और तुम मुझे कितना भी डैमेज दो वो तुरंत 10 सेकंड के अंदर ही हील हो जाएगी। तो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है मुझे मारना। और वो रोजेलिया और उसके मेंबर्स को फिर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम लोग जेल में खुद ही चले जाओ, मुझे मजबूर मत करो। फिर रोजेलिया से बोलती है अच्छा तुम हमें मारोगे, हाँ धमकी दे रहे हो हमें। लेकिन क्रीतो गुस्सा आता है और वो सीधा रोजेमेलिया पे तलवार तान देता है और बोलता है सुनो मैं एक सोलो प्लेयर हूँ, अगर मेरे ऊपर 2-3 दिन के लिए ऑरेंज मार्क हो भी गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अकेले सब चीज़ से सब लोगों से भिड़ सकता हूँ, लेकिन तुम तो नहीं बच पाओगी। वेल क्रीतो की धमकी सुनकर वो लोग थोड़ा डर जाते हैं और फिर क्रीतो अपना एक आइटम निकालता है और उसके बाद उस आइटम के हेल्प से वो सारे लोग जेल में चले जाते हैं। एंड देन क्रीतो एंड सेलिका एक रूम में बैठे होते हैं पीने को रिट्रीव करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि सेलिका अपने आइटम स्टोरेज से पहले पीने का फर निकालती है, देन उसके बाद वो फूल निकालती है जिससे पीने को वापस से रिट्रीव किया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि फूल का एक बूंद जाता है पंख के ऊपर और पीने रिट्रीव हो जाता है। वेल अब किरीतो इसको गुड बाय बोल के चला जाता है। वो बोलता है कि मुझे बहुत काम है, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे रियल वर्ल्ड में, तो हम दोबारा से एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे। वेल सेलिका भी हाँ बोलती है एंड देन इसके बाद किरीतो वहाँ से चला जाता है। फरवरी 23, 2024 हम देख रहे होते हैं किरीतो आराम से पेड़ के नीचे सो रहा होता है, वो भी एकदम मजे ले करके। तभी वहाँ पर उस वक्त आसुना आती है, उसे टोकती है, बोलती है कि तुम इतने केयरफ्री कैसे हो सकते हो, यहाँ असॉल टीम हर एक दिन फ्लोर पे जा कर के लड़ रही है ताकि वो इस गेम से बाहर निकल के एक रियल वर्ल्ड में जा सके, लेकिन तुम यहाँ आराम कर रहे हो। तब किरीतो बोलता है कि मैं इतना टेंशन लेके कर भी क्या लूँगा, लाइफ है मेरे को जीने दो, और वैसे ही मौसम आज काफ़ी अच्छा है और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है, क्यों ना तुम भी रेट करके देखो कितना अच्छा लगता है ये सीज़न। फिर आसनो सोचती है थोड़ा और वो भी वहीं पे लेट जाती है गार्डन में, और फिर देखते देखते वो भी वहीं पे सो जाती है। फिर जब किरीतो की नींद खुलती है वो देखता है कि आसनो भी बगल में सो रही है, लेकिन किरीतो सोचता है क्या ये तो सच में ही सो गई। फिर वहाँ से आसपास 3 सैनिक जा रहे होता है और देखते हैं कि ये लोग कितने केयर फ्री है, आराम से यहाँ खुले में सो रहे हैं। फिर किरीतो शाम तक वहीं पे बैठा रहता है ताकि आसनो कोई आकर डिस्टर्ब ना करे। फिर जब आसनो का नींद खुलता है ठंड की वजह से, तो देखती है कि वो अभी तक शाम हो गया और अभी तक सोई रही है और किरीतो उसे देख रहा होता है। तभी वो तलवार निकालने की कोशिश करती है, किरीतो डर जाता है। फिर आसनो बोलती है ठीक है रुक जाओ, मैं तुम्हें आज अपनी तरफ से खाना खिलाऊंगी और जो तुमने मुझे प्रोटेक्शन दिया है सुबह से लेकर शाम तक, हम दोनों इवेंट हो जाएंगे उसके लिए। किरीतो बोलता है ठीक है ओके। फिर ये दोनों जा करके बैठ करके खाना खा रहे होते हैं। तभी आसपास के लोग बोलते रहे तो आसुना द फ्लैश है ना असॉल्ट टीम के वाइस कमांडर, लेकिन इसके साथ ये ब्लैक कॉट वाला कौन है? वेल अभी तक आसुना ने अपना काफ़ी नाम बना लिया था, पर किरीतो साइलेंटली एज अ सोलो प्लेयर खेल रहा था। फिर जब आसुना और किरीतो खा ही रहे होते कि एक आवाज़ आती है, फिर सब लोग बाहर जाके देखते हैं तो एक शील्ड पहना हुआ प्लेयर लटका हुआ रहता है, उसके गले में रस्सी होती है और उसके छाते पे किसी ने तलवार मारा हुआ रहता है। वो काफ़ी तड़प रहा होता है फिर और तलवार निकालने की कोशिश भी कर रहा होता है। तो आसिना और किरीतो बोलते हैं रुको तुम वहीं ज़्यादा कोशिश मत करो। आसिना ऊपर जाती है, किरीतो नीचे जाता है उसको कैच करने के लिए, लेकिन तब तक वो प्लेयर मर चुका था, उसकी सारी एचपी खत्म हो गई थी और वो हवा में ही गायब हो जाता है और तलवार से नीचे गिरता है। फिर हम देखते हैं आसिना और किरीतो दोनों ऊपर आ गए उस सेम रूम में और देखते कि रस्सी यहाँ पे बंधी हुई है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अभी कुछ ही महीना हुआ है। वैसे इस मेथड से लोगों को मारने के लिए ये काफ़ी अभी जल्दी होना शुरू हुआ है, जहाँ पे एक प्लेयर सो रहा होता है और दूसरा प्लेयर आकर के उसे उसके नींद में ही ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है और उसी के हाथ से ओके दबा करके उसे लड़ाई करता है, वन साइडेडली उस पर अटैक कर करके उसे मार देता है एंड देन उसके सारे रिवॉर्ड्स भी ले लेता है। और फिर आसुना किरीतो को बोलते हैं कि देखो मैंने अभी तुम्हें खाना खिलाया है, तो अब ये केस जब तक सॉल्व नहीं रहता हम लोग यहीं पे रहेंगे, क्योंकि ये एक सेफ जोन है, यहाँ पे तो किसी को मारना नहीं चाहिए था और हमें ये केस सॉल्व करना होगा, नहीं तो कल कोई हमारे साथ भी हो सकता है। तो फिर ये लोग बाहर जाते हैं और सोचते हैं कि हम किससे और कहाँ जाकर के पता करें। फिर ये लोग दोनों नीचे आते हैं और भीड़ से पूछते हैं
कि तुम में से सबसे पहले किसने देखा था यहाँ पे ऐसे लटकते हुए। तो फिर उन सबसे पहले आपस में एक दूसरे का लोग देख रहे होते हैं। फिर बाद में वहाँ से योल्को नाम की फीमेल प्लेयर आती है, बोलती है ये जो यहाँ पे भी मारा, अब मैं उसके साथ यहाँ पे खाना खाने के लिए आई थी, लेकिन वो खाना खाने के बाद बीच प्लाजा में गायब हो गया था। और मैं जब उसे ढूंढ रही थी तो मैंने उसे देखा कि यहाँ पे लटका हुआ है, उसकी छाती पे किसी ने तलवार मारा हुआ है और वो काफ़ी डर गई थी, इसलिए वो अभी कुछ बोल नहीं पाई। वेल, आसुना और किरीतो उसके लिए हमदर्दी दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दिन भर वो बात करने के बाद आसुना और किरीतो योको को घर छोड़ के वापस जा रहे होते हैं। तो फिर सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएं। तो फिर आसुना बोलती है कि क्यों ना हम इस तलवार के बारे में पूछें, देखिए ये कहाँ बना है और किसने बनवाया है। तो किरीतो बोलता है मेरे नज़र में एक बंदा है, क्यों ना हम उसके पास चलते हैं। फिर लोग जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं कि दरवाज़ा खुल के सैनी निकल रहा होता है वहाँ से कुछ तो हथियार लेकर के। फिर किरीतो और आसुना अंदर जाते ही हैं तो हम देखते हैं कि एक बंदा काफ़ी जाना पहचाना चेहरा है, वो किरीतो को हाय बोलता है, लेकिन फिर उसे वापस नीचे खींच देता है। कुछ आसुना तुम्हारे साथ क्या कर रही है यहाँ पर। डुएल किरीतो बताता है कि हम यहाँ पे कुछ केस सॉल्व करने आए हैं। और फिर किरीतो उसको तलवार देता है, उससे पूछता है कि जरा पता करो इसे किसने बनाया है। तो वो बताता है कि इसे एक प्लेयर ने बनाया है, उसका नाम है ग्रीमलॉक। फिर किरीतो और आसुना ये लोग से मिलते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें कुछ पता है ग्रीमलॉक के बारे में, ये है कौन। तो ये लोग उसे बताते हैं कि ग्रीमलॉक हमारा ही पार्टी मेंबर था, लेकिन अभी वो हमारा पार्टी मेंबर नहीं है, क्योंकि मैं बताना तो नहीं चाहती पर बताना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी बुरी मेमोरी मेरे लिए। मैं जिस पार्टी के मेंबर थे इससे पहले, वहाँ पे हमें एक रिंग मिला था जो कि हमारे एजिलिटी को 20% से बढ़ा देता है माँ। लेकिन आपस में लोग सोच रहे थे कि इसे यूज़ कौन करेगा, या फिर तो यूज़ करे या फिर तो बेच दे। फिर हम वोट से डिसाइड करते हैं, इसमें से 5 लोग बोलते हैं बेच दो और 3 लोग बोलते हैं हमें यूज़ करना चाहिए। फिर जब हमारी लीडर गिसेल्डा होती है वो रिंग लेके जाती है बेचने के लिए, क्योंकि 5 लोगों ने बोला था बेचने के लिए। तो जब वो जा रही होती है तो फिर वापस नहीं आती है कभी। फिर हमें पता चलता है कि उसे किसी ने मार दिया है। एंड 6 महीने बाद आज जो गिरलोक है वही ग्रिसेल्डा का हस्बैंड है। तो शायद हो सकता है कि ग्रिमलोक ही हम सबसे बदला ले रहा हो, जिसने भी रिंग को ना बेचने के लिए वोट किया था उसके लिए हमें शायद मार रहा हो। फिर जो लोग बताती है कि मैं भी उनमें से एक थी जिसने डिफेंस में किया था कि हमें रिंग यूज़ करना चाहिए, ना कि उसे बेचना चाहिए। फिर किरीतो और आसुना उससे पूछते कि 3 लोगों ने किया था ना, बाकी के लोग कहाँ हैं। फिर उनको बोलते क्लेन तो मर गया और फिर हम 2 लोग, एक स्मिथ है और एक मैं। से वहाँ पे पता चलता है कि स्मिथ एक बहुत ही बड़े पार्टी के एक छोटे से पैसन को लीड करता है डिफेंस में। फिर बाद में हम देखते हैं कि स्मिथ, योल्को, किरीतो और आसुना एक कमरे में बैठे हुए होते हैं, जहाँ योल्को स्मिथ को सब बताती कि क्या क्या हुआ और कैसे क्लेन मारा गया। तो फिर स्मिथ भी टेंशन में आ जाता है, वो सब भर के बैठा रहता है। और फिर उसी वक्त योल्को आउट ऑफ माइंड हो जाती है और ख़ुद को बोलती है कि हमें शायद उनके साथ जाना चाहिए था, या फिर तो उन्हें उस दिन बेचना ही नहीं चाहिए था। तो ग्रिसेल्डा हमें मरती नहीं और आज हमारे साथ होती और ग्रीमलॉक भी हमें मार नहीं रहा होता। और जब वो जाकर खिड़की के पास बैठती है और यहाँ पे किरीतो, स्मिथ और आसुना आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी योल्को पे पीछे से वार होता है। वेल, इतने तेजी से वार होता है कि फिर योल्को खुद कंट्रोल नहीं कर पाती और वो खिड़की से नीचे गिर जाती है और वो योल्को ही मर जाती है। अब से बचा स्मिथ। फिर हम देखते हैं कि आसुना और किरीतो पार्क में बैठ के सोच रहे होते हैं कि आखिर सेफ जोन में बिना डुएल किए मारा कैसे जा सकता है। तभी किरीतो काफ़ी ज़्यादा ही जोर लगा के सोच रहा होता है, तो आसुना उसे खाने के लिए ऑफर करती है। बट किरीतो बोलता है कि ये क्या है। आसुना बोलती है खाने के लिए। किरीतो बोलता है मेरे लिए। आसुना बोलती है तो फिर क्या दिखाने के लिए है। फिर किरीतो लेकर के खोलता है तो देखता है कि अच्छा सा सैंडविच है उसके अंदर। और फिर वो आसुना की तरफ देखता है, फिर वो सैंडविच की तरफ देखता है, फिर उसे खाता है और बोलता है काफ़ी अच्छा बना है। अब पूछते तुम इसे खरीदा कहाँ से। तो आसुना बोलती है कि यहाँ पे तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा, इसे मैंने घर पे बनाया है, ठीक है। फिर किरीतो बोलता है इसे खिलाने से अच्छा था कि तुम इसे बेचते हो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है इसका, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट भी है। फिर उसी वक्त आसुना अपना पैर जमीन में पटकती है, जिसकी वजह से किरीतो घबरा जाता है और उसके हाथ से सैंडविच नीचे गिर जाता है। और जब वो सैंडविच नीचे गिरता है तो वो उसी तरह गायब हो जाता है जैसे कोई मारा हुआ आदमी गायब होता है या फिर मारा हुआ प्लेयर गायब होता है। तो फिर किरीतो नीचे हाथ रख करके कुछ सोचने लगता है, फिर से सब समझ में आता है और वो आसुना को बताता है कि हम जो सोच रहे थे कि लोग मारे जा रहे थे सेफ जोन में, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर आसुना पूछते कि ऐसे कैसे। फिर किरीतो एक्सप्लेन करता है कि जब हम देखे थे क्लेन को वो लटका हुआ था, तो उस वक्त वो जो तलवार था उसके आर्मर में घुसा हुआ था, और जैसे ही वो आर्मर गायब होने वाला था तभी क्लेन ने टेलीपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो गया, जिसकी वजह से सबको ये इल्यूजन क्रिएट हुआ कि क्लेन वहाँ पे मारा गया। और फिर वो पूछती है योको तो हमारे सामने ही थी, उसका क्या। फिर किरीतो बताता है कि तुमने नोटिस किया था कि योको ने कभी भी पीछे मुड़ा नहीं था, वो जब भी बात कर रही थी तो वो सामने ही फेस करके बात कर रही थी, क्योंकि चाकू ऑलरेडी उसने अपने पीछे लगा के रखा था
और जब उसने देखा जिस चाकू की वजह से उसके आसपास का आर्मर गायब होने वाला है, तो वो उसी वक्त खिड़की पर गई और चाकू लगाने का नाटक किया और वहाँ से कूद गई ताकि कोई इसे पकड़ ना पाए। और जैसे वो नीचे गिरी उसने टेलीपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो गई। फिर कोई तो आसुना को बोलता है तुमने योको को अपने फ्रेंड लिस्ट में शामिल किया था ना, वो भी चेक करो उसका लोकेशन कहाँ थे। तो आसुना बताती है कि उसका लोकेशन है फ्लोर 19 में। तो फिर हम देखते हैं फ्लोर 19 में वहाँ स्किमित ऑलरेडी गया होता है क्योंकि वहाँ पे ही होता है ग्रेसेल्ड का ग्रेवयार्ड। और स्किमित जा करके वहाँ पे माफ़ी मांग रहा होता है क्योंकि उसने एक इनडायरेक्ट वे में एक मर्डर की मदद की थी ताकि ग्रेसेल्ड मर जाए, मैं उसने डायरेक्टली नहीं हाथ बताया था। और जब वो माफ़ी मांग रहा होता है तो सामने ही 2 लोग आते हैं हुडी में और बोलते हैं कि तुमने अच्छा किया ये बता दिया, अब तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी है। और फिर स्किमित ऊपर अच्छे से देखता है तो उसे दिखते हैं योको और क्लेन जो कि मारे गए थे लेकिन वो उसके सामने जिंदा थे। लेकिन तभी स्किमित उठ रहा होता है तो उसे किसी ने चाकू फेंक के मारा होता है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पैरालिसिस हो जाती है। तब वो देखता है तो वहाँ पे लाफिंग मर्डर क्लब वाले हैं जो कि बिना मतलब ही लोगों को मारते रहते हैं अपनी खुशी के लिए। मर्डर मेंबर वाले लोग आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं कि स्मिथ, योको और क्लेन को कैसे मारा जाए। तभी वहाँ पर किरीतो आ जाता है घोड़े में बैठ करके। वेल उसकी एंट्री काफ़ी कॉमेडिक थी। और फिर वो आता है और उन मर्डर क्लब वाले मेंबर्स को डराता है तलवार दिखा के कि तुम अभी नहीं गए तो तुम शायद बचोगे भी नहीं क्योंकि मेरा लेवल तुम लोग से ज़्यादा है। फिर वो लोग अपना तलवार अपना पास रख करके वहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। और फिर किरीतो वहाँ पे जाता है स्मिथ और योको और क्लेन के पास। उन्हें बोलता है कि मुझे पता था कि तुम लोग यहीं पे मिलोगे। और फिर किरीतो वहाँ के लोग को बताता है कि हमें मर्डर का पता चल गया है कि ग्रेसेल को किसने मारा है। तभी हमें देखने को मिलता है एक फ्लैशबैक जहाँ पे किरीतो और आसुना बैठे होते हैं और आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि इंटरनल स्टोरेज की जो खास फीचर है वो है शेयर्ड इंटरनल स्टोरेज, जो कि 2 लोग के बीच में शेयर हो सकता है अगर वो मैरिड कॉन्ट्रैक्ट में हो तो। जिसमें आसुना बोलती है काफ़ी रोमांटिक और प्रोग्रामेटिक है, जिसमें किरीतो सामने से पूछता है कि आसुना तुम पहले भी मैरिड रह चुके हो क्या, जिसमें वो काफ़ी गुस्सा होती है और उसके मुँह फॉग तान देती है जिससे किरीतो डर जाता है। लेकिन वो बस बोलता है कि मैं बस ऐसे पूछ रहा था और क्यूरियोसिटी, क्योंकि तुम ही बोले थे ना रोमांटिक प्लास्टिक कुछ तो। तभी आसुना और किरीतो एक पॉइंट पर पहुँचते कि अगर रिंग ग्रेसेल के पास था और ग्रिमलॉक और ग्रेसेल दोनों मैरिड थे यानी वो लोग के पास एक इंटरनल शेयरिंग स्टोरेज था, यानी दोनों आपस में एक दूसरे के स्टोरेज से कुछ भी सामान निकाल सकते हैं। तभी वो लोग को समझ में आया कि ग्रिमलॉक ने ही ग्रेसेल को मरवाया है ताकि वो जो रिंग है उसके पास आ जाए और किसी को पता भी ना चले। और जब ये बात योको क्लेन को पता चलता है तो योको क्लेन बोलते हैं अगर यही बात थी तो ग्रिमलॉक ने हमारे लिए हथियार क्यों बनाया, और वो भी काफ़ी हमारे भीख मांगने के बाद वो हमें बना के भी नहीं दे रहा था। फिर किरीतो बोलता है कि वेल इसे बहाना मिल गया था कि वो जो रिंग चोरी हुआ इंसिडेंट हुआ था इससे दब जाता अगर तुम लोग के लिए वो हथियार बना के दे देता तो। और उसे पता था कि तुम लोग यहाँ पे ज़रूर मिलोगे, तभी उसने ये मर्डर क्लब वाले मेंबर्स को भी यहाँ पे भेजा क्योंकि ग्रिमलॉक ने इन्हीं मेंबर्स से ग्रेसेल का भी मर्डर करवाया था। और तभी आसुना ग्रिमलॉक को पकड़ लेती है और ग्रिमलॉक को ये लोग के सामने लेके आ जाती है। तो योको काफ़ी ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब हो गई थी। वो ग्रिमलॉक को बोलती है आखिर क्यों, आखिर भी तुमने अपनी ही वाइफ को मरवाया। वेल ग्रिमलॉक हंसने लगता है और बोलता है तुम्हें सच्चाई का बिल्कुल पता ही नहीं है। ग्रेसेल मेरी रियल वर्ल्ड में भी एक वाइफ ही थी और हम इस दुनिया में भी ऐसा वाइफ ही और हस्बैंड भी थे, लेकिन जब से ग्रेसेल इस दुनिया में आई थी उसके ताव भाव बहुत से बदल गए थे क्योंकि उस दुनिया में आकर काफ़ी ज़्यादा वो अलग यानी काफ़ी ज़्यादा खुल के जीने लगी थी और वो वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी वो मेरे साथ थी रियल वर्ल्ड में। और तुम्हें पता नहीं है जब तुम्हारा अपना कोई बदलने लगता है तो कैसा लगता है। तभी मैंने उसका मर्डर प्लान किया ताकि वो हमेशा जैसी थी उसकी यादों को मैं हमेशा अपने पास वैसा ही रखूं, उसे बदलता हुआ ना देखूं और खुद को टूटता हुआ ना देखूं। तभी आसुना सामने आकर के बोलती है कि ये तुम्हारा प्यार नहीं तुम्हारा पॉजिटिवनेस था और ग्रिमलॉक इसी सदमे में नीचे बैठ जाता है। तभी स्मिथ, क्लेन और योको बोलते हैं इस आदमी को मारे वाले कर दो, हम देख लेंगे इसका क्या करना है। और तभी आसुनो और किरीता वहाँ पे खड़े होते हैं तो आसुनो किरीता से ये पूछती कि अगर तुम ग्रिमलॉक की जगह पे होते और तुम्हारा कोई चाहने वाला इस तरह बदलने लगता तो तुम क्या करते। वेल किरीतो बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि तुम जिसे पहले से जानते हो और तुम्हें उसकी आदत पहले से पता, लेकिन अचानक से एक दिन तुम्हें उसकी कुछ नई आदतें पता चलने लगे। वो तो अच्छी बात है ना, मैं तो लकी होऊंगा कि मुझे रोज़ रोज़ उसका और देखने को नहीं मिल रहा है। वेल आसुना ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो आगे बढ़ती है। तभी किरीतो उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि पीछे देखो। और जब वो लोग पीछे देखते हैं तो उसे ग्रेसेल की आत्मा दिखती है जो कि उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही होती है और आसुना और किरीतो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं वहाँ पर। फिर आसुना किरीतो को कुछ ऑफर करती है, बोलती है कि तुम कब तक सोलो प्लेयर बन के घूमते रहोगे, तुमने कभी दोस्ती नहीं किसी से। और आसुना किरीतो को बोलती है क्यों ना हम फ्रेंड्स बन जाए, वैसे भी तुम हमारे ग्रुप में आके साथ में तो लड़ोगे नहीं। तो किरीतो बोलता है कि वेल मैं किसी से दोस्ती करता नहीं हूँ, लेकिन आसुना बोलती है दोस्त बनाने में क्या जाता है,
चलो हम दोनों बैठ के खाते हैं, तो तुम डिसाइड करना कि हमें एक दूसरे का कॉन्टैक्ट शेयर करना चाहिए या नहीं। फिर लोग दोनों चले जाते हैं खाना खाने के लिए साथ में। जून 2024। ये जो घर देख रहे हो आप, यहाँ इसके अंदर बनते हैं तलवार, और ये है लिज, लिजाबेथ स्मिथ, और ये आसना का एक तलवार बना के उसे दे रही है। और लिज उससे पूछती है कि आज तुम्हें हंटिंग के लिए नहीं जाना है बाहर, लेकिन आसना बोलती है कि आज मैं थोड़ी छुट्टी पे हूँ क्योंकि मुझे किसी से मिलना है। तभी लिज का ध्यान जाता है आसना के ईयरिंग पे, और फिर लिज उसे गौर से देखती है और बोलती है अब समझ आया। और आसना को बोलती है तुम जहाँ जा रही हो मैं आ सकती है, तुम अच्छे से जाओ और उससे मिलो। फिर आसना बोलती कि नहीं नहीं नहीं, जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। चैप्टर द टेम्परेचर ऑफ द हार्ट। फिर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ अपने काम में लगी होती है, पर कोई कस्टमर आता है। फिर वो अपने स्टोर में जाती है और देखती है कि किरीतो होता है। वो आता है कुछ तलवार लेने के लिए जो कि उसके पुराने तलवार को रिप्लेस कर सके। और तभी एलिजाबेथ उसको अपना बेस्ट तलवार ऑफर करती है, लेकिन किरीतो चेक करता है कि वो तलवार सच में अच्छी है या नहीं। तो वो अपनी तलवार निकालता है और उसकी जो बेस्ट तलवार है उससे अपनी तलवार से लड़ाता है। और उसके बाद तुरंत ही वो जो बेस्ट तलवार थी उसकी धार यानी उसका ऊपरी हिस्सा टूट जाता है। और वो जो लिज होती है वो चिल्लाने लग जाती है कि अभी तक वो उसका बेस्ट इन्वेंशन था। और किरीतो बोलता है कि यही है तुम्हारा सबसे बेस्ट स्वॉर्ड। इसमें लिज से बोलती है बेस्ट स्वॉर्ड में बना सकते लेकिन इसमें मुझे मेटल्स भी चाहिए, और वैसे मेटल्स ढूंढना इतने आसान बात नहीं है। और अगर तुम्हें सबसे बेस्ट तलवार चाहिए तो तुम्हें मेरे हिसाब का मेटल लाना हो और मेरे हिसाब का इंग्रेडिएंट लाने होंगे, तभी जाकर के वो बेस्ट तलवार बन सकता है। फिर तो कुछ सोचता है और फिर एलिजाबेथ को बोलता है ठीक है आज के लिए तुम मेरे साथ हो और हम जाकर ढूंढेंगे वो बेस्ट इंग्रेडिएंट ताकि वो तलवार बन सके। फिर लेजो से बताते हैं कि हमें तुम्हारे तलवार के लिए चाहिए होगा ड्रैगन से निकला हुआ एक मेटल। और फिर उसे वो एक जगह ही बताती है जहाँ पे ड्रैगन है जो कि मेटल खाता है, और जब उससे वो तलवार वाले मेटल निकलते हैं उसके पेट के अंदर से या फिर जब उसके पोटी निकले तभी वो मेटल तुम ले सकते हैं। तो फिर लेज और किरीतो निकल जाते हैं उस ड्रैगन की तलाश में, और वो जिस स्टोर में जाते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और लिज वो ठंड कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो किरीतो ऑफर करता है अपना जैकेट लिज को ताकि उसे ज़्यादा ठंड ना लगे। और किरीतो से बोलता है अब चलो तुम सीधे सीधे और ज़्यादा कुछ भी हरकत मत करना। फिर लिज उसे बोलते हैं अब तुम ज़्यादा ही फ्री हो रहे। फिर वो दोनों आगे जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पे वो ड्रैगन की जगह पहुँच जाता है। वहाँ पे काफ़ी सारे क्रिस्टल्स भी होते हैं। और फिर किरीतो उसे एडवाइस करता है कि देखो तुम कहीं साइड में रहना ताकि तुम्हें कुछ ना हो, और जैसे ड्रैगन आएगा मैं उसको अटैक करके वो मेटल्स उससे एक्वायर कर लूँगा। और फिर हम देखते हैं कि उसी वक्त ड्रैगन वहाँ पे आ जाता है और किरीतो उस ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है ताकि वो उस मेटल को एक्वायर कर सके। पर यहाँ पे लिज थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है, उसे लगता है किरीतो उस ड्रैगन को मार देगा तुरंत ही। तो सामने आकर के उसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने लगती है, लेकिन उसकी वजह से जो ड्रैगन होता है वो लिज पे ही अटैक कर देता है। इसकी वजह से जो लिज होती है वो जाती है सीधा एक ऐसे गड्ढे की तरफ जो कि काफ़ी गहरा होता है, और उस गड्ढे में गिरने वाली होती है कि वहाँ पे किरीतो भी देखता है, उसे बचाने जाता है और उसे पकड़ लेता है। और उसे पकड़ने के बाद जब वो दोनों नीचे गिरते हैं तो किरीतो नीचे की वाला होता है जिससे ज़्यादा डैमेज किरीतो को होता है और लिज को ज़्यादा कुछ उतना फर्क नहीं पड़ता है। फिर किरीतो लिज को ऑफर करता है एक हीलिंग पोशन ताकि वो दोनों के जो एचपी कम हुए हैं वो उन्हें रिकवर कर सकें। उसी के बाद फिर वो दोनों वहाँ पे बैठे होते हैं और किरीतो बोलता है कि अगर मैं ट्राई करूँ तो यहाँ से चल के भी ऊपर जा सकता हूँ। तो किरीतो दौड़ करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट थोड़ी देर ऊपर जाता ही वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। और फिर लिज उस पर हंसने लगती है, लेकिन किरीतो बोलता है मैं थोड़ा पीछे से दौड़ रहा तो शायद ऊपर तक पहुँच जाता था। लेकिन फिर ये लोग देखते हैं कि ये जो है ये ड्रैगन का ही नेस्ट है, यानी वो ड्रैगन का घोंसला है तो ड्रैगन कभी भी यहाँ आ सकता है। तो लिज और किरीतो दोनों अपनी रात वहीं गुजारते हैं, जिसमें फिर वहाँ पे कुछ से अजीब से सेंसेशन होने लगते हैं दोनों को। देन फिर लिज और किरीतो एक दूसरे के हाथ पकड़ के सोते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है तो लिज देखते हैं किरीतो नीचे ज़मीन की तरफ खोद रहा है, काफ़ी सारे स्नोज निकाल रहा है। लेकिन फिर लिज किरीतो को याद दिलाती है ये तो ड्रैगन नेस्ट है ना, वो तुम्हें नहीं लगता ड्रैगन के आने का टाइम हो गया है। अभी लोग ऊपर देखते हैं तो ड्रैगन नीचे ही आ रहा होता है। वेल ड्रैगन इतना स्पीड में आ रहा होता है कि किरीतो लिज बोलता तुम पहले तुम मुझे मेरे कंधे पे आके मुझे पकड़ो। और फिर किरीतो भाग के जाता है उस ड्रैगन के पीछे अटैक करता है और अपने स्वॉर्ड को उस ड्रैगन के पीठ में घुसा देता है और वो ड्रैगन पे बढ़ा के ऊपर की ओर भागता है, जिसके वजह से ये दोनों उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। और ड्रैगन को हराने के बाद वो लोग वो मेटल भी अवॉइड कर लेते हैं। और फिर अब हम देखते हैं कि लिज अब किरीतो का प्लेट बना रही है। वेल प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, बस एक हथौड़ा मारो 2-3 हथौड़े मारो और वो जो मेटल है वो तलवार में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर किरीतो उस तलवार को टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद किरीतो को तलवार काफ़ी पसंद आता है। लिज को बोलता है काफ़ी सही है, थैंक यू। लेकिन लिज
शायद किरितो कुछ बताना चाहती थी, तो वो कुछ बताने जा रही होती है, तभी वहाँ पे आसुना आ जाता है। लिज को बोल के तुम आखिर कहाँ थी, कल रात से मैं तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो उनसे कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। और फिर लिज देखते कि आसुना किरितो पहले से ही जानता है और आसुना ने किरितो को भेजा था यहाँ पर ताकि वो अपनी तलवार बना सके। अब लिज जो होती है वो आसुना और किरितो केमिस्ट्री को देख के कुछ समझ जाती है, उसे समझ में आ जाता है आसुना उस दिन किससे मिलने जा रही तो किरितो ही था, इसलिए लिज पे जो बात बोलना था उसने वो किरितो को नहीं बोला, लेकिन किरितो थोड़ा समझ गया था। और फिर लिज अपने इमोशनल कंट्रोल के लिए बोलते है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, लेकिन आसुना बोलते तब तक स्टोर कौन संभालेगा। लिज बोलते तुम दोनों हो ना, तुम दोनों संभालो तब तक, मैं थोड़ा सा तुम थोड़ी देर में आती। तो वहाँ से चले जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो एक ब्रिज के पास बैठ करके काफ़ी इमोशनल हो चुकी होती है और किरितो उसे ढूंढ रहा होता है, तभी किरितो उसके पास आता है एंड देन लिज और किरितो के बीच में थोड़ी इमोशनल बातें होते हैं, लेकिन फिर लिज रिकवर कर लेती है, मूव ऑन कर लेती है, उसे समझ में आ जाता है। फिर लिज किरितो को बोलती है अब तुम मेरे फेवरेट स्वॉर्ड मैन हो, तो फिर अब से तुम्हारी जो भी तलवार का काम होगा, जो भी तुम्हारे मेटल शार्पनर का काम होगा, तुम मेरे से ही कराओगे, ठीक है। इसमें किरितो ये बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। अब हम देख रहे हैं किरितो अपने ब्लैक स्वॉर्ड से एक नीली छिपकली से लड़ रहा है जो कि एक लिजर्ड मॉन्स्टर है, और देखते ही किरितो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है क्योंकि वो लिजर्ड काफ़ी बराबरी की टक्कर दे रहा था किरितो को, लेकिन किरितो उसे हरा देता है। फिर उसके बाद हम उसे देखते हैं कि वो एक जंगल में जा रहा होता है कि उसकी नज़र एक जंगली रैबिट पर पड़ती है और वो रैबिट की मीट काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी होती है, तो किरितो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो 2-3 नीलर उसकी तरफ फेंकता है और किरितो उस रैबिट के मीट को फायर कर लेता है। और ये बात जाकर के अपने वो शॉपकीपर को भी बताता है जो कि उसका दोस्त है, और वो बोलता है कि ये तो काफ़ी लाजवाब मीट है, अगर किसी को भी ये खाने के लिए मिले या फिर हम इसे बेचने की भी कोशिश कर देता हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा। तभी किरितो सोचता है कि लेकिन अब ये मीट बनाएगा कौन, इतना हाई लेवल स्किल शेफ यहाँ पे है कौन। तभी वहाँ पे आसुना आ जाती है एंड फिर किरितो आसुना को देखता है, सोचता है, पूछता है कि तुम्हें खाना बनाना आता है ना। तो फिर आसुना बोलती है हाँ बिल्कुल, और मैं काफ़ी हाई लेवल की स्किल भी हो गई हूँ खाना बनाने में। तो किरितो उससे बोलता है कि देखो मेरे पास एक रैबिट का मीट है जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल भी है, क्या तुम मेरे लिए उसे बनाओगे, और उसके बदले में मैं तुम्हें उसे टेस्ट करने के लिए भी दूंगा। वेल आसुना उसे बोलती है टेस्ट करने के लिए नहीं, पूरा हाफ पीस मेरा होगा। तभी किरितो अपने शॉपकीपर दोस्त की तरफ देखता है और उसे बोलता है भाई अब तो मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अब मुझे भी तो खाना है ना, और आधे के बाद तो मेरे लिए आधा ही बचेगा। और फिर आसुना, वो बॉडीगार्ड और किरितो वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं। तभी आसुना का जो बॉडीगार्ड होता है वो थोड़ा सा मचान क्लियर कर देता है, वो थोड़ा सा बहस क्रिएट कर देता है बीच बाजार में ही, और किरितो को बीटर बुलाने लगता है क्योंकि वो एक सोलो प्लेयर है और वो बेटा टेस्टर भी था, इसकी वजह से लोग उसे काफ़ी ज़्यादा ताने भी देते हैं। लेकिन आसुना अपने बॉडीगार्ड को बोलती है देखो तुम अभी के ले जाओ, मैं और किरितो अभी ये बनाने जा रहे खाना और किरितो मेरे घर पे बनाएगा। किरितो और आसुना आसुना के घर पर जाते हैं ताकि वो ये मीट पका के खा सके, और हम देखते हैं यहाँ पे आसुना अपने होम प्रेस में है और वो मीट रेडी करने की रेसिपी क्रिएट कर रही है। और देन हम देखते हैं कि सारा खाना तैयार हो गया एंड आसुना एंड किरितो खा के बैठ करके आराम से चाय पी रहे होते हैं। तभी आसुना किरितो को इनवाइट करती है उसके पार्टी मेंबर बनने के लिए ताकि वो लोग दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके एक दूसरे के साथ। फिर अगले ही दिन किरितो आसुना का वेट कर रहा होता है और आसुना भागते ही किरितो के ऊपर आके गिरती है, लेकिन किरितो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसका हाथ कहाँ पे है। तभी आसुना उसको एक कस के जोर से मारती है जिसकी वजह से किरितो काफ़ी दूर फेंकाता है, और फिर उसको समझ में आता है कि उसका हाथ कहाँ पे था। लेकिन फिर आसुना किरितो के पीछे आके छुप जाती है तो उसका बॉडीगार्ड उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा होता है। और फिर किरितो और जो उसका बॉडीगार्ड है उनमें थोड़ी बहस होती है, और उसका जो बॉडीगार्ड है वो किरितो को चैलेंज करता है डुएल के लिए। अगर किरितो जीत जाता है तो आसुना के साथ अपना रेट बिता सकता है, लेकिन नहीं जीतेगा तो उसे जाना पड़ेगा। फिर किरितो और उस बॉडीगार्ड के बीच में एक डुएल होता है जिसमें किरितो आसानी से उस बॉडीगार्ड को हरा देता है उसकी तलवार तोड़ करके, और उसे बॉडीगार्ड को हानि भी नहीं पहुंचानी पड़ती है। और अब हम देखते हैं कि किरितो और आसुना आपस में काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो एक ट्रेड में है, यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा मास्टर्स को मार रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जाते हैं बॉस के रूम की तरफ ये चेक करने के लिए कि वो बॉस दिखता कैसा है ताकि लोग पता लगा सके कि इसको मारने में कितना मैन पावर जाएगा। और फिर दरवाज़ा खोलने से पहले लोग दोनों प्रिपेयर हो जाते हैं अपने हाथ में टेलीपोर्टेशन स्टोन लेकर के, ताकि अगर वो मॉन्स्टर मारने की कोशिश करे तो दोनों टेलीपोर्ट हो जाए। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं वहाँ पे वो मॉन्स्टर देख कर के वो लेके पड़ जाती है और वो लोग वहाँ से तुरंत भागते बिना अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज़ किए भी। फिर किरितो और आसुना भागे भागे पत्थर के पास जाकर के बैठते हैं और एक चैन भरी सांस लेते हैं, जहाँ आसुना
कृतो को ऑफर करती है, ये लोग खाना खाओ इससे पहले तुम, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। फिर ये लोग दोनों सैंडविच खा रहे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये साथ में बैठे ही होते हैं कि वहाँ पे आता है क्लेन। अब चलो दोनों के बीच में बात होती है, लेकिन कृतो उससे तो ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन क्लेन उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करता है। और फिर क्लेन देखता है कि हाँ आसुना है, और आसुना काफ़ी ज़्यादा फेमस है अराउंड में और पॉपुलर भी। तो क्लेन उससे बताता है कि देखो मैं 24 साल का हूँ और सिंगल भी हूँ और मैं, लेकिन किरीतो उसी बीच क्लेन को एक मुक्का मार देता है, जैसे वो ये बताने जाता है कि मैं गर्लफ्रेंड ढूंढता हूँ। ये किरीतो को अच्छा नहीं लगता और फिर आसुना भी चौंक हो जाती है। लेकिन जो किरीतो के दोस्त होते हैं वो आ करके किरीतो और आसुना को घेर लेते हैं और वो लोग भी बोलने लगते हैं आसुना क्या ये सच में तुम हो। और फिर जो किरीतो का दोस्त क्लेन होता है वो किरीतो के पैर पे पैर मार के बोलता है कि देखो अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। आसुना ये सब लड़कों का मचान दे करके काफ़ी हंसने भी लगते हैं क्योंकि वो काफ़ी कॉमेडी सीन होता है। पहले वो आपस में काफ़ी अच्छे से बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक आर्मी की फोर्स आती है जो कि खुद को एक लिबरेशन फोर्स बताती है और उनका मकसद सिर्फ इस गेम को क्लियर करना और यहाँ से बाहर निकलना है। और तभी वो आर्मी के बहुत सारे लोग थके होते हैं, लेकिन जो उनका लीडर होता है वो किरीतो से आके पूछता है कि तुमने यहाँ के सारे रास्तों क्लियर किया है और अगर तुम्हारे पास मैप है बॉस के रूम तक जाने का तो तुम हमें वो दे दो। इसमें क्लेन बोलता है कि तुम्हें बॉस का मैप चाहिए, वो भी फ्री में, कुछ तो देना पड़ेगा। लेकिन लिबरेशन वाले कहते हैं कि देखो ये जनरल नॉलेज है, अगर तुम हमें दे दोगे तो हमारे लिए काफ़ी आसानी होगा और मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इसमें किरीतो ज़्यादा बहस नहीं करता है, वो बोलता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल दे रहा हूँ और मेरे इसके बदले में कोई पैसा भी नहीं चाहिए। और वो उन आर्मी मेंबर के साथ ही मैप शेयर कर दे देता है जो कि बॉस के घर तक जाता है, जो कि बॉस के रूम तक जाता है। और फिर लेकिन किरीतो वो लोग को एडवाइस भी करता है, देखो हाँ भी बॉस को देख के आ रहे हैं और वो उस तरीका बॉस ने जिसे तुम अपने इस फोर्स से हरा सको और तुम्हारे लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि तुम मारे जा सकते हो। लेकिन वो लीडर थोड़ा ईगोइस्ट था और उसने बोला कि मेरे लोग इतने कमज़ोर भी नहीं है कि वो उसे हरा ना पाए। लेकिन किरीतो के लाख वार्निंग के बाद भी वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो बॉस रूम में जाते हैं। तभी किरीतो, क्लेन और आसुना आपस में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि और क्लेन जो है वो आपस में वहाँ पे लेजर से लड़ रहा होता है, मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, क्योंकि किरीतो और आसुना तो वहाँ के मॉन्स्टर को पहले ही क्लियर करके जा चुके हैं। तब ये चिल्लाने की हो जाती है और किरीतो, आसुना और क्लेन और उनके लोग तुरंत जाते हैं बॉस के रूम की तरफ भागते हुए और देखते हैं कि वो जो आर्मी फोर्स थी वो उस बॉस से लड़ नहीं पा रही है और सभी मरने की हालत में आ गए हैं। इसमें हम देखते हैं कि वो जो बॉस होता है उस आर्मी के लीडर को उठा के किरीतो के सामने फेंकता है और जब किरीतो उसका मांस तोड़ के देखता है तो जो उसके चेहरे का लुक होता है वो किरीतो को उसके पास की याद दिलाता है, लेकिन उसी वक्त वो लीडर मर जाता है। और आसुना ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है तो सीधा चार्ज करती है इस बॉस को मारने की, बाकी वो बाकी लोगों को बचा सके। लेकिन किरीतो ये देख करके उसे नहीं रुकना था, वो भी चार्ज करता है अंदर वो लोग को बचाने के लिए। और अब आसुना, किरीतो और क्लेन ये लोग बॉस से लड़ रहे हैं और वो जो जख्मी हालत में आर्मी के मेंबर्स थे उन्हें बचा करके बाहर भी निकाल रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि आसुना प्रॉपर्ली बॉस से हैंडल नहीं कर पाती है तो किरीतो उसे हैंडल करता है। अब फिर किरीतो को सोच रहा होता है, रिमेंबर उसके पास एक और स्वॉर्ड है लेकिन उसे यूज़ नहीं कर रहा है। अब उसे लगता है कि शायद उसे यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि एक साथ दो स्वॉर्ड यूज़ करना किरीतो की एक यूनिक स्किल है जो कि किसी को बताना नहीं चाहता था। तो फिर वो क्लेन और आसुना को बोलता है तुम थोड़ी देर के इस बॉस को संभालो, कब तक मैं अपना यूनिक स्किल एक्टिवेट करता हूँ। और फिर क्लेन और आसुना उस बॉस को संभालते हैं और फिर जब हम देखते हैं कि किरीतो अपना यूनिक स्किल एक्टिवेट कर चुका होता है, अब वो दो स्वॉर्ड के साथ उस बॉस से लड़ रहा होता है। ये लड़ाई काफ़ी ही मज़ेदार और काफ़ी ही रोमांचक होती है, जिसमें बॉस और किरीतो टक्कर की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जिसमें किरीतो की जो एचपी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होते जाती है बॉस से लड़ते वक्त और बॉस की भी एचपी कम होते जाती है। लेकिन किरीतो हार नहीं मानता, वो अपने एचपी ख़त्म होने तक उस बॉस से लड़ता है क्योंकि अगर वो बॉस को हराएगा नहीं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आसपास के लोगों को भी मार देगा। और फिर किरीतो अपना फाइनल ब्लो यूज़ करता है और उस बॉस को ख़त्म कर देता है। और जिस तरीके से किरीतो खड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा हीरोइक होता है और ऊपर लिखा था कांग्रेचुलेसन तुमने ये रूम भी क्लियर कर लिया है। लेकिन तब तक किरीतो का जो एचपी होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है और वो बेहोश होकर के वहीं पे गिर जाता है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है साची के रिफ्लेक्शन को, लेकिन फिर वो इमेज हट जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो आसुना है जो कि किरीतो को उठा रही है। एंड जब किरीतो उठता है तो आसुना डर के मारे सिगरेट लगा लेते क्योंकि इसे लगता था कि किरीतो अब मर ही जाएगा। तभी वहाँ पे आसपास के लोग किरीतो को होश में आके देखते हुए खुश हो जाते हैं और क्लैन उससे पूछता है यार तूने तो हमें बताया नहीं अपने यूनिक स्किल्स के बारे में कि तू एक साथ दो तलवार का भी इस्तेमाल कर सकता है। किरीतो उससे बोलता है कि हाँ मैं एक दिन बैठ करके अपने जब आइटम स्टोरेज चेक कर रहा था तभी मुझे पता चला कि मेरे पास एक यूनिक स्किल है, एक साथ में दो तलवारों को यूज कर सकता हूँ। और फिर क्लैन ये सारी बातें सुन करके आसुना को और किरीतो को वहाँ से छोड़ के जा ही रहा होता है, लेकिन वो खुश होता है क्योंकि किरीतो के बारे में काफ़ी ज़्यादा पाया हुआ करी थी उसके पीठ पीछे कि वो किसी भी गिल्ड में जाता है तो वहाँ पे लोगों को चारा बना करके उनका इस्तेमाल करके बॉस को कमज़ोर करता है और उन लोगों को मरवा देता है। अब फिर बॉस को मार करके जो लास्ट ब्लिथ होता है उसे ले लेता है। लेकिन अब जो फ्रेंड ने सुना था बाकी लोगों के मुँह से वो झूठ होता हुआ सामने आता है क्योंकि किरीतो ने अपनी जान दांव पे लगा करके बहुत से लोगों को वहाँ पे बचाया था।
फिर हम देखते हैं कि किरीतो और आसुना एक रूम में है, और जहाँ पे किरीतो का 2 स्वॉर्ड यूज़ करने वाला जो यूनिक स्किल है वो पूरे मार्केट में फैल गया होता है। और जो लिज होती है वो किरीतो को बोलती है, तुमने तो कहा था ये जो सीक्रेट है वो हम दोनों के बीच ही रहेगा कि तुम 2 स्वॉर्ड एक साथ यूज़ कर सकते हो। लेकिन किरीतो बोलता है मैं भी क्या कर सकता था। अब हम देखते हैं कि आगे उसके साथ क्या होगा। और ये कहानी फिलहाल के लिए मैं अभी इधर ही निकलता हूँ। हम जरूर मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। टिल देन अगले वीडियो के आने तक मज़े करो और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।